समय की बात है जब तुम्हारा इस दुनिया में अभिनंदन भी नहीं हुआ था। उस समय की बात है, इसी तरह घोड़े पर सवार डाकू अपनी सेना को लेकर इस छोटे से सुंदर गांव में आए थे। उस समय सूर्य प्रताप के पिताजी भानु प्रताप सिंह का शासन चलता था। ओह, तो फिर क्या हुआ उसके बाद माँ? बेटा, तो तुम्हारे दादाजी भानु प्रताप के पास अपने गांव वालों की समस्या लेकर पहुंचे। कहिए सरपंच जी, यहाँ कैसे आना हुआ? क्या कोई परेशानी आन पड़ी है क्या? महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, बात ही कुछ ऐसी है, हमारे इस छोटे से सुंदर गांव को किसी की नजर लग गई है। क्या बात कर रहे हैं सरपंच जी? हमारे होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है? ये दुस्साहस किसने किया? महाराज, हमारे गांव में मंगल नाम का एक डाकू आता है जो हम लोगों से कर वसूली करता है। और महाराज, अगर कोई वसूली देने से इनकार करता है तो उसका सर वो धड़ से अलग कर देता है। और तो और, जिसके पास अनाज नहीं रहता वो उसकी जमीन ही हड़प लेता है। महाराज, क्या हमारे गांव में ये सब कुछ हो रहा है और हमें कानो कान खबर तक नहीं है? आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? महाराज, मंगल डाकू गांव वालों को ये धमकी देकर जाता है कि अगर कोई भी लोग उसकी खबर महाराज तक पहुंचाएंगे तो वो उसका भी सर धड़ से अलग कर देगा। क्या मंत्री जी, आप लोगों के होते हुए हमारे पीठ पीछे ऐसा कैसे हो रहा है? महाराज, आप चिंता न करें, कल उस डाकू का आखिरी दिन होगा। नहीं मंत्री जी, कल हम उस डाकू से खुद युद्ध करेंगे। लेकिन महाराज, आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। तुम कहना क्या चाहते हो मंत्री जी, कि हम बहादुर नहीं हैं क्या? अरे हम उस डाकू को पीठ दिखाकर महारानी के पल्लू में छुपकर बैठ जाए? शायद तुमको हमारे बारे में कुछ पता नहीं है। हम वही ठाकुर भानु प्रताप सिंह हैं, जिसका सामना एक खूंखार शेर से हुआ था, और ये तो फिर भी एक डाकू है। क्षमा करें, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था महाराज, और हमने आपके चर्चे भी बहुत सुने हैं। लेकिन महाराज, लेकिन वेकिन कुछ नहीं मंत्री जी, और आप चिंता ना करें सरपंच जी, कल उस मंगल डाकू के जीवन में शनि का आगमन होने वाला है। अगले दिन फिर मंगल डाकू उसी गांव में फिर से वसूली करने के लिए जाता है और इधर भानु प्रताप सिंह अपनी सेना के साथ आता है। ओ, तो तुम हो मंगल डाकू, जो इस पूरे गांव को अंदर से खोखला कर रहे हो, वो भी हमारे होते हुए। अरे तुम्हें जरा सा भी भय नहीं है कि तुम्हारा क्या होगा? हम और तुमसे डर जाए? अरे शायद महाराज आपको पता नहीं है, हमारा पूरा खानदान इसी कार्य को करता आ रहा है, और आप कहते हैं कि हम डर जाएं। अच्छा, तो ऐसी बात है, ठीक है। वैसे भी तुम जैसे लोगों को बिना मरे ज्ञान नहीं मिलता है। अगर तुमको बचपन में किसी शिक्षक ने कान के नीचे 2 हाथ लगाए होते ना, तो आज तुम यहाँ हमारे सामने नहीं होते। महाराज, लगता है आपके कान के नीचे 2 नहीं 10 पड़े हैं, तभी आप यहाँ ऐसी बातें कर रहे हैं। शायद आपको नहीं पता, जो इंसान डर गया समझो मर गया। तो ठीक है, अब तुम वही करने के लिए तैयार हो जाओ।
दोनों में भीषण युद्ध होता है। महाराज का पल्ला मंगल डाकू पर भारी पड़ रहा था। तभी मंगल डाकू के सेनापति ने महाराज की पीठ पर वार किया और वो वहीं ढेर हो गए। मंगल, तुम्हारी सेना से ये उम्मीद नहीं थी। अगर दम होता तो सामने से वार करते, पीठ पीछे तो कायर लोग वार करते हैं मंगल, शेर नहीं। महाराज, हम डाकुओं का यही अंतिम रास्ता रहता है। अब क्या करें महाराज, इसमें हमारा क्या दोष है? युद्ध करते समय अब आप चौकन्ना नहीं थे तो आपकी गलती, और आपका प्रहार हम पर भारी पड़ रहा था, इसके कारण हमारी सेना को पीछे से वार करना पड़ा। और फिर महाराज भानु प्रताप इस दुनिया को छोड़कर चले गए और मंगल डाकू ने सरपंच का भी सर धड़ से अलग कर दिया। ध्यान से सुनो गांव वालों, अब अगर कोई गांव वाला वसूली देने से इनकार करेगा तो उसका यही हाल होगा, समझ गए? चलो। तो बेटा यही कारण है कि कोई गांव वाला इसकी खबर महाराज तक नहीं पहुंचाता है। लेकिन माँ, हम लोग डरते क्यों हैं? हमारा राजा ही तो हमारी समस्या का समाधान करता है ना। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, हम लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि हमारे राजा सूर्य प्रताप का कोई वारिस नहीं है। अगर महाराज को कुछ हो गया तो हम लोगों की समस्या का समाधान फिर कौन करेगा? कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन मंगल डाकू उसी गांव में पहुंचता है। अरे ओ गांव वालों, कहां मर गए सब के सब? अरे आज की वसूली नहीं देना है क्या? बाहर आ जाओ। तभी गांव वालों से एक एक करके मंगल डाकू हफ्ता वसूलने लगता है। अरे ओ गांव वालों, आज बहुत कम वसूली आई है। मालिक, इस बार वर्षा कम होने के कारण खेती थोड़ा कम हुई है, जिसके कारण पूरी फसल नहीं हो पाई है। ओहो, उसका ठेका हमने नहीं लिया हुआ है। तुम्हारी फसल कैसी है कैसी नहीं है ये तुम जानो। शायद तुम लोग भूल गए हो कि तुम्हारे महाराज और तुम्हारे सरपंच को हमने ही मौत के घाट उतारा था। लगता है कि वही दुर्घटना वापस घटित होने वाली है। नहीं मालिक, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। इस बार माफ कर दे, माफ कर दीजिए मालिक। इस बार तुम लोगों को माफ करता हूं, लेकिन अगली बार से ऐसा हुआ तो इस गांव में हर दिन एक व्यक्ति का जनाजा उठ जाएगा, याद रखना। चलो। इतना कहकर डाकू अपनी सेना के साथ वापस लौट जाता है और इधर महल के दरबार में सभी मंत्रीगण, महाराज और गुरुदेव उपस्थित थे। गुरुदेव को प्रणाम। तथास्तु। गुरुदेव, जैसा कि आपको पता है कि हमारी कोई संतान नहीं है, उसी के बारे में आपके सामने यहां उपस्थित हुआ हूं बातचीत करने के लिए। महाराज, अगर आपको संतान की प्राप्ति चाहिए तो एक यज्ञ करना होगा। ठीक है, जैसा आप कहें गुरुदेव। तो ठीक है महाराज, अगले महीने की 7 तारीख को अच्छा मुहूर्त बन रहा है यज्ञ करने का। तो ठीक है गुरुदेव, हम यज्ञ की व्यवस्था करते हैं। गुरुदेव यज्ञ की व्यवस्था करते हैं और अपने साथ एक बाबा को लाते हैं और पूरी आस्था के साथ पूजा संपन्न होती है। लीजिए महाराज, आपका यज्ञ संपन्न हुआ।
गुरुदेव, आपका यहाँ आना और पूजा को संपन्न करना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। कई महीने भी बीत जाते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है जब राजकुमार का जन्म होता है। ये खबर राज्य में आग की तरह फैल जाती है। अरे आखिरकार आज वो दिन आ ही गया जिसका हमें सालों से इंतजार था। अरे पूरे राज्य में ये खबर पहुंचा दो कि राज्य में राजकुमार के आगमन की खुशी में भंडारा किया जाएगा। और हाँ मंत्री जी, आप इसी वक्त गुरुदेव को ये खबर पहुंचा दीजिए कि यज्ञ सफल हुआ। जी महाराज, जैसा आप कहें, आपके आदेश का पालन होगा। मंत्री तुरंत घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ते हैं। मंत्री जंगल के रास्ते जाने लगते हैं और जाते जाते सुबह से दोपहर हो जाती है, तब जाकर पहुंचते हैं। गुरुदेव को मेरा सादर प्रणाम है। हाँ, सदा खुश रहो। बताओ, क्या समाचार लाए हो मंत्री जी? राज्य में कहीं कोई संकट तो आन नहीं पड़ा? नहीं 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 गुरुदेव जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बल्कि आपके आशीर्वाद से इस राज्य में राजकुमार का आगमन हुआ है। इसी की खुशखबरी सुनाने आया हूँ आपको, और आपके चरण महल में पड़े इसके लिए आमंत्रण भी लेकर आया हूँ। महाराज ने स्वयं कहा है। तो वो दिन आ ही गया जिसका इस राज्य को पूरे सालों साल से इंतजार था। बहुत बढ़िया। गुरुदेव मंत्री जी के साथ महल पहुंचते हैं। गुरुदेव 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 को मेरा प्रणाम। तथास्तु वत्स। मैं सोच रहा हूं गुरुदेव कि इस राजकुमार का नामकरण आप ही करें। जैसा आप कहें महाराज। अगले दिन महल में पूरे राज्य के लोग उपस्थित होते हैं। इसी बीच गुरुदेव राजकुमार का नामकरण करते हैं। आज से तुम्हारा नाम राजकुमार होगा देव प्रताप सिंह। राजकुमार देव प्रताप सिंह, जो इस राज्य का नाम रोशन करेगा। इसके बाद गांव वालों को भोजन परोसा जाता है। भोजन ग्रहण करने के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। सुनिए जी, ये अच्छा मौका है महाराज को मंगल डाकू के बारे में जानकारी देने का। अरे ये तुम क्या कह रही हो रोहन की माँ? इतने सालों के बाद इस राज्य में खुशी का मौका आया है और तुम सोचती हो कि इस रंगारंग कार्यक्रम को भंग कर दें? नहीं नहीं जी, कितने सालों के बाद महाराज के चेहरे पर मुस्कान आई है, लेकिन हमारे गांव में खुशियां कब आएंगी? अरे तुम चिंता मत करो रोहन की माँ, सबका दिन आता है और हम लोगों का भी आएगा, है ना? चिंता मत करो। उस मंगल डाकू का तो मरना निश्चित है। कई वर्ष बीत जाते हैं। देव प्रताप जवान हो जाता है और इधर रोहन भी जवान हो जाता है। देव प्रताप अपने पिताजी का कोई कहना नहीं मानता। एक दिन राजकुमार देव प्रताप अपने सैनिकों के साथ तालाब में स्नान करने जाते हैं। स्नान करने के बाद वापस लौटते समय देव प्रताप को ठंड लगने लगती है, तो रास्ते में उसे एक कुटिया दिखाई पड़ती है। सेनापति, अभी तुरंत इस कुटिया में आग लगा दी जाए, जिससे हमें ठंड कम लगे। जल्दी करो। सेनापति उस कुटिया में अलाव का प्रबंध करते हैं और कुछ ही समय बाद उस घर का मालिक वहां पहुंचता है। अरे अरे, आपने ये क्या कर दिया मालिक?
अरे इस गरीब की आंखें कुटिया थी, बस यही तो था जहां हम सर छुपा सकते थे, आपने उसे भी नष्ट करवा दिया। हम अपना जीवन कहाँ व्यतीत करेंगे? देव प्रताप बिना कुछ जवाब दिए वहां से महल की ओर निकल पड़ता है। उसके पीछे पीछे गरीब व्यक्ति भी चल देता है। दोनों राज दरबार पहुंच जाते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अरे कहो क्या हो गया? महाराज, छोटे महाराज ने इस गरीब की कुटिया को जलवा दिया, जिसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, सिर्फ अपने फायदे के लिए जलवा दिया। क्या देव प्रताप, ये व्यक्ति सही कह रहा है? हाँ पिताजी, ये व्यक्ति बिल्कुल सही कह रहा है। दरअसल बात ये है कि जब हम स्नान करके लौट रहे थे, तब हमें ठंड लगने लगी। उसके पश्चात हमें ये कुटिया दिखी तो हमने कहा कि चलो इसको जलवा देते हैं तो हमें ठंड कम लगेगी, इसलिए हमने जलवा दिया। ये कहाँ का न्याय है महाराज कि अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान करे। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आप चिंता ना करें, आपकी कुटिया आज शाम को तैयार हो जाएगी, ठीक है? मंत्री जी, इस व्यक्ति का घर आज शाम तक तैयार हो जाना चाहिए, ठीक है? मंत्री जी उस व्यक्ति का घर शाम होने से पहले ही तैयार कर देते हैं। हाँ गुरुदेव, मैं परेशान हो गया हूं देव प्रताप से। राजन, अब चिंता ना करें आप। अब समय आ गया है कि देव प्रताप को हमारे साथ चलना होगा। कल वो हमारे साथ चलेंगे। अगले दिन गुरुदेव के साथ देव प्रताप जाने लगते हैं और उनके पीछे पीछे रोहन भी चल देता है। गुरुदेव और छोटे सरकार को प्रणाम। तथास्तु। तुम कौन हो पुत्र? गुरुदेव, मैं छोटे सरकार के राज्य का रहने वाला हूँ और मैं आपके पास शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान लेने आया हूँ। ठीक है, लेकिन तुम्हें शास्त्र का ज्ञान क्यों चाहिए? क्योंकि गुरुदेव, हमारे गांव में मंगल नाम का एक डाकू महीने में एक बार आता है वसूली करने के लिए, और मेरी माँ कहती है कि हमारे महाराज के पिताजी और हमारे दादाजी की हत्या भी उसी ने की थी। अच्छा, तो तुम सरपंच के पोते हो। गुरुदेव राजकुमार देव प्रताप और रोहन को शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा देते हैं। 1 वर्ष बाद हाँ, तो आज तुम दोनों का ज्ञान पूरा होता है, और हाँ, तुम दोनों मिलकर उस मंगल डाकू को मारोगे। अब आप चिंता ना करें गुरुदेव, उसने मेरे दादाजी को मारा था ना, अब उसकी मौत मेरे हाथों से ही होगी। इतना कहकर वो दोनों वहां से अपने अपने घर चल देते हैं। प्रणाम पिताजी, प्रणाम। चिरंजीवी हो राजकुमार, चिरंजीवी हो। आपका इस राज्य में स्वागत है। आइए आइए आइए। प्रणाम महा, प्रणाम। सदा खुश रहो पुत्र। पिताजी कहाँ है माँ? बेटा, जब तुम गुरुदेव के पास गए थे तब मंगल डाकू वापस आया था वसूली करने के लिए। अरे ओ गांव वालों, कहाँ मर गए सबके सब? देखो कौन आया है। गांव वाले एक एक करके अनाज की बोरी लेकर आते हैं। हाँ, इस बार भी कम वसूली हुई है। लगता है कि तुम लोगों को अब सबक सिखाना होगा। हाँ?
मालिक मालिक, इस बार भी वर्षा कम हुई है, जिसके कारण अनाज कम हुआ है मालिक। अरे तुम लोग समझते नहीं, ये तुम लोगों का हर बार का धंधा हो गया है। बारिश कम होती। अरे मैं क्या करूं? जब देखो कोई ना कोई बहाना करते रहते हो। नहीं मालिक, हम सच कह रहे हैं मालिक, हम सच कह रहे हैं। काफी समय तक दोनों में बहस होती रहती है। उसके बाद डाकू गुस्से में आकर रोहन के पिता को मार देते हैं। अगर अगली बार से कोई बहाना बनाएगा तो उसका यही हाल होगा। क्या? क्या हमारे पिताजी नहीं रहे? उसने ऐसा कर दिया। तुम चिंता मत करो माँ, मैं वापस आ गया हूँ। अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। पिताजी, हमारे राज्य में मंगल नाम के डाकू ने हमारे दादाजी और सरपंच जी की हत्या की थी और हर बार वो गांव में वसूली करने के लिए आता है। पिताजी, अब उसको मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। हाँ तो ठीक है, जाओ अपने दादाजी का बदला लो, विजयी भाव। इधर मंगल डाकू दोबारा वसूली करने के लिए आता है। अरे ओ गांव वालों, वसूली में कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आज भी किसी का सुहाग उजड़ जाएगा। सभी लोग अनाज लेकर आते हैं। तब तक रोहन भी वहाँ पहुँच जाता है। अरे ओ मंगल डाकू, आज के बाद से तुम्हें अनाज का एक दाना भी नहीं मिलेगा। कान खोल के सुन लो। हाँ, कौन बोला रे? ये तू बोला? अच्छा, तो अब तू मुझे वसूली करने से रोकेगा? शायद तू भूल गया तेरे दादाजी का, तेरे पिताजी का और क्या हाल किया था, भूल गया क्या? और वही हाल अब मैं तेरा करूंगा। अरे तू पीछे से वार करता है और अपने आप को शेर समझता है। लानत है तेरी ऐसी वीरता पर। और रही बात बदले की, तो मेरे दादा का, मेरे पिता का और मेरे गांव वालों का सबका बदला मैं लूंगा। अरे बाप रे बाप, मैं तो डर गया तुझसे। ओह, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये तो मुझे डरपोक बोल रहा है। ओह, ए गांव वालों, अब तुम लोगों को ये लड़का बचाएगा? तो देर क्या कर रहे हो? आज ही हो जाए दो दो हाथ और देखें किसमें कितना दम है। चलो। दोनों में भीषण युद्ध होने लगता है। उसके बाद राजकुमार देव प्रताप आते हैं। हाँ, आज तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे। अगर भगवान भी तुम्हें बचाना चाहे तो नहीं बचा पाएंगे मंगल। हाँ तो ठीक है, आ जाओ। तुम भी दो दो हाथ कर ही लो आज। आ जाओ। तीनों में काफी लंबे समय तक युद्ध चलता रहा। उसके बाद देव प्रताप मंगल डाकू के सीने में तलवार आर पार कर देते हैं। हाँ, देखा, मैंने तुम्हें क्या कहा था। आज तुम नहीं बच पाओगे। हाँ, हाँ, हाँ। चारों तरफ देव प्रताप की जय जयकार होने लगती है। महाराज देव प्रताप की जय हो। आज के बाद से तुम लोगों से कोई वसूली नहीं करेगा। अब से तुम लोग आजाद